तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ट्रेन रॉबरी के बारे में जिसमें 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की रॉबरी की गई थी, लेकिन एक भी गोली नहीं चलाई गई, चाकू बंदूक ऐसे किसी हथियार का इस्तेमाल ही नहीं किया गया और 300 करोड़ रुपए की रॉबरी कर डाली गई। और तो और जिस बंदे की इंफॉर्मेशन की वजह से, जिस की पर्सन की वजह से पूरी की पूरी चोरी हुई थी, उसे कभी गिरफ्तार किया ही नहीं जा सका। तो क्या थी ये 300 करोड़ की रॉबरी की स्टोरी? आज इसके बारे में बात करते हैं। बात है 1963 की, इंग्लैंड की। उस समय एक दूसरे से बात करने के लिए चिट्ठियों का ही इस्तेमाल किया जाता था। आज की डेट में तो चिट्ठियां किसी ऑफिशियल पर्पस से यूज होती हैं, वैसे जनरली लोग यूज नहीं करते। लेकिन 1963 की अगर बात की जाए तो एक दूसरे से बात करने के लिए, इन्विटेशन भेजने के लिए, किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन के लिए चिट्ठियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो जो इंग्लैंड का पोस्टल डिपार्टमेंट था, वो चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया करता था। स्पेशल ट्रेनें हुआ करती थी डाक के लिए, जो इस पूरे खतों को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती थी। और उनमें सिर्फ यही हुआ करता था, चिट्ठियां, खत, ये सारी चीजें। यही जो डाक की ट्रेन थी, चिट्ठियों से भरी हुई जो ट्रेन थी, इसको कुछ लोग लूटने का प्लान बनाते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि चिट्ठियों से भरी हुई ट्रेन को कोई लूट के क्या करेगा, किसी की चिट्ठियां पढ़ लेगा, इससे किसी को क्या मिलने वाला। तो एक्चुअली में एक इनसाइडर था जिसने ये इंफॉर्मेशन इन लुटेरों को दी थी कि जो ये डाक ट्रेन है, इसमें कभी कभी बैंक वाले जो है ये कुछ करेंसी के डब्बे भी रख के ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। और जब इस ट्रेन में वो डब्बे होते हैं, अगर इसे लूटा जाए तो बहुत अच्छे खासे पैसे निकाले जा सकते हैं। और ये पूरी की पूरी जो साजिश थी, इसको शुरू किया था गॉर्डन गुडी नाम के एक शख्स ने। ये इंसान पहले से ही चोरी चकारी का ही काम किया करता था, छोटे मोटे लूटपाट के काम किया करता था, जिसका खुद का एक गैंग भी था जिसमें दो और लोग थे, बस्टर एडवर्ड और ब्रुक्स रेनॉल्ड। जो गॉर्डन गुडी था, इसी के दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आता है कि ये जो ट्रेन है इसको लूटा जाए, क्योंकि इसको कहीं से ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि जो ये डाक वाली ट्रेन होती है, इसमें कभी कभी पैसे भी भेजे जाते हैं। अब सबसे पहले तो वो इस चीज का जुगाड़ करता है कि कोई ऐसा बंदा उसे मिल जाए जो उसे बता सके कि इस डाक ट्रेन में पैसे कब भेजे जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ 3 लोग मिलकर पूरी की पूरी ट्रेन नहीं लूट सकते, क्योंकि उसमें बक्सों में पैसा लेके जाया जाता है। 3 लोग मिलकर ट्रेन भी रोक लें, ड्राइवर को भी देख लें, पैसे भी उतार लें, इतना सब कुछ नहीं हो सकता था। तो उसको एक पूरी की पूरी टीम चाहिए थी जो इस रॉबरी को अंजाम दे सके। गॉर्डन गुडी अब एक टीम को जोड़ने लग जाता है, ऐसे लोग ढूंढने लग जाता है जो इस ट्रेन रॉबरी में उसकी हेल्प कर सके। अब क्योंकि बात 1963 के अराउंड की हो रही है, तो उस समय ट्रेन रॉबरियां काफी हुआ करती थी, क्योंकि इतने ज्यादा बसे हुए इलाके नहीं होते थे, ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, और जो भी मेन कीमती सामान होता था वो ट्रेनों से ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। सुरक्षा होती थी, ऐसा नहीं कि हर एक ट्रेन लूटी जाएगी, लेकिन होती थी रॉबरी की घटनाएं। तो सबसे पहले तो गॉर्डन गुडी ऐसे कुछ लोगों को ढूंढता है जिनके पास इस ट्रेन रॉबरी का एक्सपीरियंस हो। एज एन उन्होंने पहले कभी ट्रेन में कुछ चोरी चकारी का काम किया हो, ताकि उनको पता हो कि कैसे चीजें की जाती हैं एक ट्रेन रॉबरी में। गॉर्डन कुछ ऐसे लोगों को भी अपनी टीम में ऐड करता है जो ट्रेन का सिग्नल होता है उसके बारे में जानकारी रखते हो। बेसिकली जो सड़कों पे आपने देखा होगा रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल होता है, वैसे ही सिग्नल रेलवे की पटरियों पे भी होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी गाड़ी के लिए इनको रोका जाए, जब जरूरत होती है, जैसे मान लीजिए कि ट्रैक पे कोई हादसा हो गया, कोई गाड़ी रुकी हुई है, कोई जानवर फंसा हुआ है, अगर ट्रेन वहां से गुजरेगी तो उसको डिरेल हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जो ये सिग्नल्स होते हैं, इन्हें रेड कर दिया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सिग्नल ग्रीन रहता है, ट्रेन जो है वो आराम से वहां से पास हो जाती है। और ये एकमात्र रीजन नहीं है, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जो ट्रेन के ट्रैक्स होते हैं उनके ऊपर भी ये रेड और ग्रीन लाइट्स होती हैं, जो ट्रेन के ड्राइवर को ये बताती हैं कि आगे का रास्ता साफ है या नहीं। कई बार आपने कुछ मूवीज में भी सुना होगा कि किसी ने लाल कपड़ा दिखा दिया या कुछ ऐसी लाल रोशनी दिखा दी, तो कई बार ट्रेनें रोक दी जाती हैं कि आगे कुछ खतरा ना हो। तो वही वाला कॉन्सेप्ट था। जब गॉर्डन इस ट्रेन रॉबरी के बारे में सोचता है, तो सबसे पहले वो यही देखता है कि कोई ऐसे टेक्नीशियन लोग उसे मिले जो इस ट्रेन सिग्नल को ग्रीन से रेड कर दे, जहां पे उन्हें ट्रेन रुकवानी हो।
वो एक ऐसे इंसान को भी ढूंढता है जो पहले ट्रेन का ड्राइवर रहा था, ताकि अगर ड्राइवर उनके साथ कोऑपरेट ना करे तो वो ट्रेन को चला सके। तो रॉबर्स हो गए, टेक्नीशियन हो गए, ड्राइवर हो गए, इसी तरीके से मिला के टोटल 15 लोगों की टीम बनती है। एक तो गॉर्डन खुद हो गया, दोस्त के दोस्त हो गए, और बाकी जितने 12 लोग और थे, 15 लोगों की एक टोटल टीम बनती है जो इस रॉबरी के लिए ट्रेनिंग लेने लगते हैं। ट्रेनिंग का मतलब हुआ कि कैसे ताले को तोड़ना है, किस तरीके से ट्रेन रुकती है तो उसको कब्जे में लिया जाता है, ये सारी चीजें सीखनी चालू करते हैं ये लोग। फाइनली 7 अगस्त 1963 के दिन जो इन्फॉर्मर था गॉर्डन गुडी का, वो उसे ये चीज बताता है कि ट्रेन के अंदर काफी सारा पैसा अभी ट्रांसपोर्ट किया जाने वाला है, तो वो रॉबरी का प्लान बना सकते हैं। ये ट्रेन जो है ये ग्लासगो से लंदन के लिए रवाना होगी शाम के 7 बजे, और 12 घंटे का टोटल सफर रहेगा। सुबह के 7 बजे ये लंदन पहुंचेगी। तो ये जो 12 घंटे का समय है, इस दौरान ही इन्हें इस ट्रेन को लूटना है। इनका इन्फॉर्मेंट था, वो उन्हें ये भी बताता है कि इस ट्रेन में 128 बक्सों में करेंसी भर के भेजी जा रही है, जिसकी टोटल वैल्यू अगर आज की डेट में देखी जाए तो लगभग 300 करोड़ रुपए के बराबर थी। अब जो ट्रेन थी ये ब्रिटिश पोस्टल डिपार्टमेंट की ही थी। टोटल 12 डिब्बे इसमें थे, 12 कोचेस थे इसमें, जिनमें से जो 2 कोच थे उनमें ये सारे के सारे चिट्ठियां और बाकी सारी चीजें हुआ करती थी। इन 2 कोचेस में सिर्फ खत नहीं होते थे, उनके साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉयज भी हुआ करते थे, ताकि जो टिकट इन खतों को छांटने का काम है, कुछ ठप्पा वगैरह लगाना होता है, ये जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, ये जो सफर हो रहा है इसके दौरान ही पूरी की जा सके, ताकि जो चिट्ठियां हैं इन्हें पहुंचाने में कम समय लगे। तो जो ये ट्रेन थी जिसको लूटने का प्लान बनाया जा रहा था, इसके 2 डब्बों में लगभग 72 एम्प्लॉय थे ब्रिटिश पोस्टल डिपार्टमेंट के, जो सवार थे इन खतों को जांचने देखने के लिए। अब जो 12 डब्बे की ट्रेन थी, इसके सेकंड लास्ट जो डब्बा था उसमें ये करेंसी के बॉक्सेस रखे हुए थे। किसी तरीके की कोई सुरक्षा या कोई पुलिस ऐसी तैनात नहीं की गई थी कि किसी को खबर ना मिले कि इसमें कुछ कीमती सामान जा रहा है। ये रेगुलर तरीके का उनका एक फंक्शन होता था कि डाक तो जा ही रहे, एक ट्रेन है वो डाक लेके आती है, चिट्ठियां लेके आती है, चिट्ठियां लेके जाती है, ये सबको पता है, नॉर्मल डाक की ट्रेन है। उसी में कभी कभी करेंसी भेज दी जाती थी, तो कुछ अनयूजुअल जैसा ना लगे, किसी को लगे ना कि जनरली तो ये नॉर्मल ट्रेन जाती है, आज इसमें इतनी सुरक्षा क्यों है। इसी वजह से उस ट्रेन में जब करेंसी भी रखी जाती थी तो कोई खास सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जाते थे। तो 7 अगस्त को जो ये ट्रेन निकलती है उसमें सेकंड लास्ट कोच में 128 डब्बों में 2.7 मिलियन पाउंड्स के अराउंड होते हैं। जैसे मैंने कहा, इंडियन करेंसी में आज की डेट में देखेंगे तो 300 करोड़ के अराउंड का माल था जो उसमें रखा हुआ था, करेंसी थी। और शाम को 7 बजे ये ट्रेन ग्लासगो से लंदन के लिए रवाना हो जाती है। जो ये रॉबर्स थे, ये लंदन से लगभग 40 मील पहले एक गांव पड़ता है चैरिंगटन, वहां पे इस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तो रात भर ये ट्रेन जैसे चल रही थी नॉर्मल वैसे ही अपना चलती है। सुबह के लगभग 3 बजे के अराउंड में ये उस चैरिंगटन गांव के पास में पहुंचती है। जितने भी रॉबर्स थे ये 2 कारें और एक ट्रक लेके इस चैरिंगटन वाले गांव के पास में पहुंच जाते हैं, जो रेलवे लाइन थी उसके पास पहुंच जाते हैं। अब ये जो जगह थी इसको चुनने का भी एक रीजन था। बेसिकली ट्रेन तो धीरे चलती, मैंने बताया उसमें बहुत तेज चलती नहीं थी, तो 40 मील का जो रास्ता था उसे तय करने में समय लगता। जो ये इलाका इन्होंने चुना था चैरिंगटन गांव का, वहां पे रेलवे ट्रैक के पास में कोई बहुत ज्यादा आबादी नहीं थी, कोई था नहीं कि जो उनको कुछ करते हुए देख सके। और सबसे खास बात कि वहां पे एक रेलवे का सिग्नल था, जिसको रेड करने पे ट्रेन जो थी वो वहां रुक जाती। तो जब बैंक वाला रॉबर्स को इंफॉर्मेशन देता तो वो सबके सब तैयार थे। 3 बजे के अराउंड जब ये ट्रेन चैरिंगटन गांव के पास से गुजरती है तो जो इनका टेक्नीशियन था रॉबर्स का, वो उस ट्रेन सिग्नल को रेड कर देता है। ट्रेन का जो ड्राइवर था वो इसे देख के थोड़ा चौंकता है, क्योंकि जनरली इस समय सिग्नल रेड होता नहीं था, उसे ग्रीन ही मिलता था वो, क्योंकि उसी रूट पे हमेशा उसको ट्रेन को चलाया करता था। लेकिन फिर भी वो सोचता हो सकता है ट्रैक पे कोई बात हुई हो, भाई लाइट लगाई इसीलिए से गई है कि अगर कोई जरूरत हो तो रोकी जा सके। तो रेड सिग्नल देख के जो ट्रेन का ड्राइवर था वो ट्रेन को रोक देता है। जैसे ही ड्राइवर ट्रेन को रोकता है, जो ये रॉबर्स थे इनमें से 2-3 लोग ड्राइवर के कैबिन में घुस जाते हैं और उसको हाथ पांव बांध के बेबस कर देते हैं। उनके पास अपना एक ड्राइवर था ही जो ट्रेन चलाने का एक्सपीरियंस रखता था, तो ये ट्रेन को दोबारा चालू कर देते हैं और धीरे धीरे स्पीड में आगे बढ़ाने लगते हैं।
अब ये एक पार्सल ट्रेन थी, इसमें कोई यात्री नहीं होते थे, बस जो 72 डाक कर्मचारी थे वही इस ट्रेन में थे। रात के 3 बजे का समय था, तो ज्यादातर लोग अपना काम खत्म करके सो चुके थे, और जो जागे भी हुए थे, थोड़ी देर ट्रेन रुकी, उसके बाद चल दी, तो किसी को शक होने का कोई उसमें चांस नहीं था। बाकी के जो रॉबर्स के सहयोगी थे, वो जो सेकंड लास्ट डिब्बा था उसमें चढ़ जाते हैं। जो उसका ताला था, एक रॉड की सहायता से वो उस ताले को तोड़ डालते हैं। उसकी प्रैक्टिस वो कर ही रहे थे काफी लंबे समय से, तो रॉड के सहारे उस ताले को तोड़ते हैं और उस कोच में जाके बैठ जाते हैं। अब ये ट्रेन जो थी ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी धीमी स्पीड से। थोड़ा आगे जाके जहां पे इन्होंने अपना गाड़ियां खड़ी कर रखी थी, 2 कारें और एक ट्रक, वहां जाके ये दोबारा ट्रेन को रोकते हैं, और जो लोग ट्रेन के ऊपर चढ़े हुए थे वो उसका दरवाजा खोलते हैं, जिस कंपार्टमेंट में, जिस बोगी में बॉक्सेस रखे हुए थे, और जितने भी लोग थे 15 के 15, 1-2 लोग ड्राइवर वाले कैबिन में रुकते हैं, बाकी सारे के सारे एक लाइन बना के खड़े हो जाते हैं। एक बॉक्स उतारता है, वो दूसरे को पकड़ाता है, तीसरे को पकड़ाता है, और जितने भी ये बॉक्सेस थे, 128 बॉक्स थे टोटल, ये सब के सब 15 मिनट के अंदर ट्रेन से निकाल के उन कारों में और ट्रक में भर दिए जाते हैं। इसके बाद ये लोग उस बोगी को बंद करते हैं, ड्राइवर को खोल तो देते हैं, लेकिन उसे धमकाते हैं कि अगर उसने अभी किसी को कुछ बोलने की कोशिश करी तो वो लोग उसके पीछे ही हैं, उसकी जान ले लेंगे। एक्चुअली में वो उसी समय उसको छोड़ के जगह को, पैसे उन्हें मिल चुके थे, क्या करना उन्होंने, वो उस जगह को छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन ड्राइवर जो था वो धीरे धीरे ट्रेन को आगे लेके जाता है। जब थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि पीछे कोई नहीं है, कोई कुछ किसी तरीके का खतरा नहीं है, तो वो ट्रेन का सायरन बजा देता है। जो आस पड़ोस की पुलिस थी, वो सायरन सुन के ट्रेन के पास में आती है, और तब इस खबर का पता सारी दुनिया को चलता है कि चलती ट्रेन से 2.6 मिलियन पाउंड, मतलब आज की करेंसी में 300 करोड़ रुपए की रॉबरी हो चुकी है। जो ये रॉबरी की खबर थी, ये जंगल की आग की तरीके से फैलती है। जितने न्यूज़पेपर थे उनकी हेडलाइन बनती है ये कि 2.6 मिलियन पाउंड्स की चोरी, 300 करोड़ रुपए की चोरी। उस समय के जितने भी न्यूज़पेपर्स थे, सबके लिए ये मेन हेडलाइन थी। क्यों थी? उसके पीछे का रीजन सिंपल सा था कि ये इतिहास में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा अमाउंट वाली ट्रेन रॉबरी थी। जितने भी स्कॉटलैंड यार्ड के लोग थे, स्पेशल सर्विसेज के लोग थे, इंग्लैंड के जितने भी सबसे ज़हीन दिमाग के लोग थे, वो सब के सब इस ट्रेन रॉबरी की जांच में लगाए जाते हैं। अब सारी की सारी टीमें लगी हुई हैं, हर तरह से खबरें जुटाने में लगी हुई हैं, तो इन्हें ज्यादा समय नहीं लगता। 7 अगस्त को ये रॉबरी हुई थी। लगभग 13 अगस्त के अराउंड में ये एक इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि जिस जगह ये चोरी हुई थी उससे लगभग 20 मील दूर एक गांव है, जहां पे गाड़ियों की चहल पहल पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा हो रखी है। जनरली जो वो गांव था, छोटा सा गांव था, वहां पे बहुत ज्यादा कोई गाड़ियां नहीं आती जाती थी, लेकिन वहां के एक फार्म हाउस में पिछले कुछ दिनों से लगातार कई गाड़ियां आ जा रही हैं। जब ये खबर पुलिस डिपार्टमेंट को मिलती है तो वो तुरंत उस फार्म हाउस पे पहुंचते हैं, उस पर रेड डालते हैं, उसकी जांच करते हैं। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये फार्म हाउस ही वो जगह है जहां पे उन पैसों को चुरा के लाया गया था, क्योंकि पैसे के जो वो 128 बॉक्स थे, वो खाली बॉक्सेस वहीं पे पड़े हुए थे उसी फार्म हाउस में। तो ये तो पता चल गया कि चोर थे वो वहां से पैसा चुरा के यही लेके आए थे। अब जो फॉरेंसिक टीम्स होती हैं वो फिंगरप्रिंट्स निकालना शुरू करती हैं, बॉक्सेस से फिंगरप्रिंट उठाती हैं। जो भी पूरा फार्म हाउस था वहां से निकाला जाता है कि कोई सुराग मिले, सबूत मिले, लेकिन फिंगरप्रिंट्स के अलावा वहां पे ऐसा कुछ खास नहीं मिल पाता कि उन लोगों की पहचान की जा सके जिन्होंने ये रॉबरी की थी। अब जो ये इलाका था, यहाँ पे पूछताछ होती है कि भाई इस फार्म हाउस पे कौन कौन आता जाता है, किसका फार्म हाउस है, क्या है। तो उन्हें पता चलता है कि एक फूलों का व्यापारी है रॉजर नाम का, जो इस फार्म हाउस में आता जाता है। पुलिस रॉजर के पास में पहुंचती है, उसको पकड़ती है, सख्ती से पूछताछ की जाती है। रॉजर पहले तो कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में जो उसके फिंगरप्रिंट्स थे वो उस फार्म हाउस में रखे हुए रॉबरी वाले बॉक्सेस में मिल जाते हैं। पुलिस जब उनको ये बताती है कि भाई तुम्हारा बचना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो रॉबरी वाले बॉक्सेस थे उसी में तुम्हारे फिंगरप्रिंट मिल गए, तो तुम तो फंसोगे। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो तुम्हारे जो साथी हैं, बाकी के जो लोग हैं, उनके बारे में बता दो। अब पहले तो वो कुछ नहीं बताता, लेकिन जब उसको पता चल जाता है कि अभी बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो अपने साथियों के बारे में भी धीरे धीरे बताना शुरू कर देता है। और अगले 2 ही हफ्ते में 15 में से 12 जो रॉबर्स थे उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है।
वैसे तो अभी 3 लोग जो थे वो पकड़े नहीं गए थे, लेकिन फिर सारी चार्जशीट वगैरह लगा के जो ये 13 लोग पकड़े गए थे, 12 लोग पकड़े गए थे, इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, जो स्टार्ट होता है जनवरी 1964 के अराउंड में। सारे सबूत जो थे वो तो थे ही भाई, फिंगरप्रिंट वहां पे मिले हुए हैं, इन लोगों ने खुद भी कबूल किया था, एक दूसरे के बताने पे ही दूसरी चीजें की गई थी। तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये चोरी जो है ये इसमें ये 12 के 12 लोग शामिल हैं। इन 12 लोगों को 30 साल की सजा दी जाती है कि जो ये रॉबरी की गई है उसके लिए इनको 30 साल जेल में रहना पड़ेगा। उस समय की अगर कहा जाए तो ये सबसे बड़ी जेल की सजा थी। इससे पहले 30 साल की सजा कभी किसी को दी भी नहीं गई थी। अब जो बाकी के 3 लोग थे ये पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे थे। इनकी जांच में काफी लंबे समय तक पुलिस लगी रहती है, 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है, लगभग 5 साल लग जाते हैं। 1968 के अराउंड में जाकर पुलिस इन आखिरी के जो 3 लोग बचे थे इनको भी पकड़ लेती है। इनके ऊपर भी दोबारा मुकदमा चलाया जाता है और जैसे पहले सबको 30 साल की सजा मिली थी, इन तीनों को भी वैसे ही 30 साल की सजा मिलती है। अब वैसे भी जितने भी रॉबर्स थे वो सारे के सारे पकड़े जा चुके थे, उन्हें सजा मिल चुकी थी, तो इसे कहा जाएगा कि एक जीत के तरीके से है। लेकिन यहां पे जो इंग्लैंड का पुलिस डिपार्टमेंट था, जो स्कॉटलैंड यार्ड था, वो अभी भी निराश था, क्योंकि रॉबर्स तो सारे के सारे पकड़े जा चुके थे, लेकिन रॉबरी का जो सामान था, मतलब 300 करोड़ के अराउंड का जो अमाउंट था, उसमें से सिर्फ 30 करोड़ का अमाउंट ही ये लोग रिकवर कर पाए थे। 270 करोड़ अभी तक मिले ही नहीं थे। रॉबर पकड़े जा चुके हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा। 10% था सिर्फ जो टोटल रॉबरी के लिए हुए अमाउंट का मिला था। पुलिस और स्कॉटलैंड यार्ड बहुत कोशिश करते हैं कि बाकी के बचे हुए अमाउंट का पता कर सके, लेकिन जितने भी रॉबर्स थे उनमें से कोई इस बारे में मुंह नहीं खोलता। सजा मिल गई, सब हो गया, लेकिन वो पैसे के बारे में नहीं बताते। इसके साथ ही साथ में स्कॉटलैंड यार्ड और पुलिस को यह भी शक था कि जो ये रॉबरी हुई है, जितने 15 इसमें पकड़े गए हैं, रॉबरी इन्होंने की होगी, लेकिन उसके लिए बैंक का भी कोई ना कोई एम्प्लॉय इनके साथ में जरूर शामिल था। क्योंकि जब तक ये ऐसा तो है नहीं कि डेली पैसा जाता हो उस ट्रेन में, कभी कभी जब जरूरत होती थी तभी पैसा भेजा जाता था। तो फिर आखिर इनको कैसे पता चला कि उस दिन 128 बॉक्स में 2.6 मिलियन पाउंड जा रहे हैं? तो ये चीज तो उनको कंफर्म थी कि कोई ना कोई बैंक का एम्प्लॉय इनके साथ मिला हुआ है। काफी पूछने के बावजूद, बहुत सारे ऑफर्स देने के बावजूद, जितने भी 15 लोग थे उनमें से कोई भी उस शख्स का नाम नहीं बताता जिसने इनको इस चीज के बारे में जानकारी दी थी, जो बैंक का एम्प्लॉय था, इनसाइडर इंफॉर्मेशन जिसने इनको दी थी। और ये जो खेल था ये यही खत्म नहीं होता। 1971 में जो इंग्लैंड था, यहां पे भी एक डीमोनेटाइजेशन जैसी चीज की जाती है। जैसे इंडिया में सारे के सारे पुराने करेंसी नोट थे, उन्हें इनवैलिड कर दिया गया था, नए करेंसी नोट जारी किए गए थे। वैसे ही 1971 में इंग्लैंड में भी जितने पुराने करेंसी नोट थे उन्हें बंद कर दिया जाता है। तो जो लूटे हुए पैसे थे रॉबरी में, जो ये पैसे लूटे गए थे 1963 में, अब वो सारे के सारे पैसे बेकार हो चुके थे, मतलब रद्दी का टुकड़ा हो गए थे कि अब उनको कहीं यूज नहीं किया जा सकता था। ऑल्दो 63 से 71 की बात की जा रही है, काफी समय था उस पैसे को चेंज कराने के लिए, उससे कुछ खरीदने के लिए या कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर कुछ पैसा बचा हुआ होगा तो अब वो किसी काम का नहीं रह गया था। 270 करोड़ की बात हो रही है यहां पे। खर्चा करना वो भी इस हिसाब से कि किसी को पता ना चले, कोई आसान बात तो नहीं है। ये 270 करोड़ यूज कर लिए होंगे, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जितने भी यूज किए गए हो वो पैसे तो दोबारा कभी रिकवर नहीं हुए। धीरे धीरे समय बीतता है, 30 साल का समय निकल जाता है और अपना सेंटेंस पूरा करके जो ये 15 के 15 रॉबर थे ये बाहर निकलते हैं। टेक्निकली 15 तो नहीं निकलते, कुछ लोगों के बीच में डेथ हो जाती है। कुछ लोग क्या, 15 में से 12 लोग थे जो इस 30 साल के दौरान या उससे थोड़ा समय के बाद में जिनकी डेथ हो जाती है एज के हिसाब से, नेचुरल तरीकों से। 3 लोग थे जो बचे थे। लेकिन इन लोगों को हमेशा एक परेशानी रहती थी कि जितने भी लोग इस रॉबरी के बारे में बात करते थे, भाई इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी थी, कई लोग इसके बारे में कहानियां सुनाते थे, कई सारी बातें करते थे, तो इन लोगों को काफी बुरा लगता था कि जो एक्चुअली में इन्होंने किया, जो जो चीजें हुई, उसको एग्जैक्टली कोई नहीं बता पाता था। तो ये लोग भी चाहते थे कि जो चीज हुई है वो असली में तो लोगों के सामने आए, क्योंकि कई लोग कई बुरी बातें भी बोल देते थे कि इन्होंने ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा, ये किया वो किया, जो इन्होंने नहीं किया था। तो ये अपनी कहानी लोगों को बताना चाहते थे, लेकिन फिर भी इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इसी दौरान इंग्लैंड का एक चैनल था जो गॉर्डन गुडी को अप्रोच करता है, जिसने इस पूरी की पूरी चीज की शुरुआत करी थी।
उनसे वो ये कहते हैं कि हम आपकी इस पूरी की पूरी हिस्टोरिकल ट्रेन रॉबरी के ऊपर एक वेब सीरीज टाइप की, एक एपिसोड टाइप का बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि जो आपका इनसाइडर बंदा था जिसने बैंक के थ्रू आपको ये इंफॉर्मेशन दी थी, आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। अब गॉर्डन गुडी लगभग 30 साल 31 साल जो पूरा हो चुका, उसके बाद में भी जो बात उसने नहीं बताई, अब वो उस चीज को क्यों बताएगा। लेकिन एक सरप्राइज की तरीके से गॉर्डन गुडी जो था वो चैनल के प्रोड्यूसर्स को ये बोलता है कि वो अब उस बंदे का नाम रिवील करने के लिए तैयार है। जब चैनल प्रोड्यूसर्स उससे पूछते हैं कि इतने लंबे समय तक आपने नाम नहीं बताया, तो अब क्यों बताना चाह रहे हैं, गॉर्डन उनसे कहता है कि जितने भी टीम के लोग थे उनमें से किसी को भी उसके बारे में पता ही नहीं था। मैं ही हूं जो उसके कांटेक्ट में रहता था, जिसके थ्रू ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिली थी। बाकी को पता ही नहीं था तो वो तो बता ही नहीं सकते थे। और मैंने उस इंसान से ये वादा किया हुआ था कि मैं उसका नाम कभी खोलूंगा नहीं, बताऊंगा नहीं। प्रोड्यूसर्स पूछते हैं कि ऑब्वियसली जब आपने वादा किया होता तो अब आप उस वादे को क्यों तोड़ना चाहते हैं। तो गॉर्डन ने बताता है कि जो वो बैंक एम्प्लॉय था वो जिस समय रॉबरी हुई थी उस समय ऑलमोस्ट 45 ईयर्स का था। तो आज के डेट में तो उसे मरे हुए भी 10-15 साल के ऊपर हो चुके हैं। तो अब अगर मैं उसका नाम रिवील भी कर देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस वजह से मैं अब आपको उसका नाम बता सकता हूं। एटलीस्ट जितने भी लोग हैं उनको हमारी असली स्टोरी तो पता चले कि किया क्या था, हुई कैसे थी ये रॉबरी। जब गॉर्डन गुडी उस बंदे का नाम डिस्क्लोज करते हैं तो पता चलता है कि वो एक रेलवे का एम्प्लॉय था, क्योंकि अगर ट्रेन में कुछ भी रखा जा रहा है तो ट्रेन वालों को तो पता ही होगा ना, बाकी जनता को बताया जाए ना बताया जाए कि क्या सामान रखा जा रहा है क्या नहीं रखा जा रहा है, लेकिन रेलवे एम्प्लॉयज को तो ये बात पता ही होगी कि उसमें डाक रखा जा रहा है, पैसे रखे जा रहे हैं, कहां से क्या आ रहा है। तो रेलवे का एक एम्प्लॉय था जिसने गॉर्डन गुडी को ये इंफॉर्मेशन दी थी, जिसकी इंफॉर्मेशन के बेस पे ये चोरी हुई। 300 करोड़ की चोरी में से सिर्फ 30 करोड़ रिकवर हो पाए, 270 करोड़ का क्या हुआ पता नहीं। वहां पे जो करेंसी चेंज हुआ था, नोटबंदी टाइप की हुई थी, उसके बाद वो 270 करोड़ यूज भी हो पाए कि नहीं ये किसी को नहीं पता। लेकिन अगर अमाउंट के हिसाब से कहा जाए तो ये इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी है आज की डेट तक। तो ये थी एक ऐसी बैंक रॉबरी की कहानी जिसमें ना चाकू यूज हुआ ना बंदूक, लेकिन 300 करोड़ से ज्यादा की रॉबरी कर ली गई, जो आज तक भी इंग्लैंड के इतिहास में या शायद दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी है अमाउंट के हिसाब से। आज का एपिसोड हम यहीं तक रखेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।